सब्जवारी जी के पास जाना चाहूंगा। और बिलाल, सब्जवारी जी के पास जाने के पहले जो कुछ हुआ उस पर एक प्रतिक्रिया दिखाता हूं जो शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि उनके पीए वहां मारे गए हैं और अब जांच पड़ताल एसआईटी सब गठित कर दी गई। क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिएगा आप पहले। देखिए, जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। एक एयरफोर्स का रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है, तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी, हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसे और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है, खूंखार खूनी है। तमाम जो है, मैं कह रहा हूं ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बिलाल सर, आप लगातार वहां निगाह नजर रखें, आप देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं। जैसा मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं, 8 की सूचना आ रही है, और बीजेपी के भी लोग मारे जा रहे हैं कहीं उनके, और उधर साथ में टीएमसी भी वहां मारे जा रहे हैं उनके कार्यकर्ता, और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसमें अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 2.5 जो है लाख के लगभग सीएपीएफ का फोर्स, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बड़ी अपनी पीठ थपथपाई थी और बड़े दावे हुए थे, प्रतिदावे हुए थे, लेकिन सब कुछ मौन है। यहाँ जो अभी चल रहा है, अब ये हो रहा है कि ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, वो पीछे, और वो क्यों नहीं रोक पा रही। क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी तक तो ये था कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, अब नहीं दिया है तो वो कह रही है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज भी वो टेक्निकली मुख्यमंत्री हैं। सब पर शुरुआती नोट बिलाल सब्जवारी जी। देखिए संजीव जी, जो परिस्थितियां बंगाल में बनी है चुनाव के बाद, इसको तो अगर आप बंगाल की राजनीति के पृष्ठभूमि में देखें तो बंगाल की राजनीति रक्त रंजित राजनीति मानी जाती है। वहाँ इस तरह की घटनाएं काफी हुई हैं और पूर्व का इतिहास भी बताता है कि बंगाल की राजनीति इससे अछूती नहीं। इसके बावजूद अब जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से मर्डर्स, लोगों के घर जलाए जा, लोगों के घर फूके जा रहे, लोगों को मारा जा, पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि वहाँ जितनी जल्द से जल्द सरकार का गठन हो ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। ये सभी चीजें सुधरेंगी जब आप जल्द से जल्द सरकार बनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की पीएस का या कहिए पीए का जिस तरह से मर्डर हुआ, और एक नैरेटिव के अंदर अभिषेक बनर्जी की तरफ इशारा किया जाता है, तो वो भी बता रहा है कि इसका बदला एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ममता बनर्जी से लेने का एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। तो ये कितना सही है कितना गलत है, ये देखना अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन ये सब बातें तो जांच के बाद सामने आती है कि कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें शामिल। उससे पहले आप एक नैरेटिव बनाकर अभिषेक बनर्जी को फ्रेम करने की कोशिश करें, ये बताता है कि व्यवस्था अभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई ना कोई बदला ममता बनर्जी से लेने की फिराक में। तो बुनियादी तौर पर बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव हुआ, तो उसका सबसे दुखद पहलू यह है कि बांग्लादेश
या पूरे देश के अंदर जो नागरिक होता है, देश का नागरिक होता है, उसकी नागरिकता को एक धार्मिक आइडेंटिटी में बदल दिया। जिस पैटर्न पे वहाँ ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह से वहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया, जिस तरह से इस हिंदू मुस्लिम कार्ड के माध्यम से पूरे बांग्लादेश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई, जहाँ हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिला, ये इस तरह के स्लोगन दिए गए। ये बहुत ही दुखद पहलू है। बुनियादी तौर पर आप धार्मिक आधार पर चुनाव जब लड़ते हैं तो उसकी इजाज़त जो चुनाव आयोग के नियमावली है या जो हमारा देश का कानून है वो उसकी इजाज़त गैर संवैधानिक मानता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी चुनाव आयोग चुप रहा। ममता बनर्जी ने तो लेटेस्ट बयान दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ये बात ठीक है कि उसको एक रूप से संवैधानिक संकट के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये जो बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं अब इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाऊं। ये उनका बयान काफ़ी संवेदनशील है। इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात वो हालांकि व्यक्तिगत रूप से भारत के जो अंदरूनी मामलात हैं वो भारत के न्यायपालिका के माध्यम से ही सुलझाने चाहिए। मैं उससे इसके बयान से सहमत नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आखिर उन्होंने ये बयान देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, कि क्या उनको ऐसा लगता है कि उनको भारतीय न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है, या भारतीय न्यायपालिका से जो पूरा विपक्ष देश के अंदर न्याय की गुहार कर रहा है उसकी उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एक ये भी पहलू खड़ा करता है कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर वो भारतीय न्यायपालिका पर भी एक दबाव या प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ये भी उसका एक पहलू। बुनियादी तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो एक लार्जर नैरेटिव पूरे देश में बना है वो ये है कि क्या इस देश के अंदर यानी कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधायिका में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष की कोई हैसियत भी है या नहीं है, विपक्ष का कोई स्थान है भी या नहीं है, विपक्ष का कोई वजूद सरकार की नज़र में है नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। जिस तरह से चुनाव दर चुनाव जीते जा रही है मौजूदा व्यवस्था, और उसी चुनाव दर चुनाव जीतने के समानांतर जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए, मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक उनकी किसी भी गुहार का, उनकी किसी भी शिकायतों का निवारण नहीं पाया। SIR की प्रक्रिया जगह है। प्रकला प्रभाकर से लेकर भारतीय राजनीति के अंदर विपक्ष की जितनी भी सभी पार्टियां सभी इस पर सवाल खड़े करती हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और अब पश्चिम बंगाल। तो इन सब परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के हार जाने के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या भारतीय व्यवस्था के अंदर, चुनावी व्यवस्था में कहीं एग्जिस्ट करेगा विपक्ष, उसकी कोई हैसियत होगी भी नहीं होगी, या भारत के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका कोई संवैधानिक अधिकार बचा है या नहीं बचा है, या उसकी कोई संवैधानिक वॉइस है या नहीं है, या इज ही बीइंग हर्ड और नॉट, उसको सुने जाना महत्वपूर्ण है या नहीं है। ये इतना गहरा प्रश्न इस वक्त भारतीय लोकतंत्र में आके खड़ा हो गया, जिसके निवारण की जरूरत है। चुनाव बुनियादी तौर पर एक विश्वास के आधार पर लड़े जाते हैं। चुनाव के अंदर पारदर्शिता उसका पहला उसूल है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से व्यवस्थागत रूप से चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त के पर ही बुनियादी तौर पर एक संदेह पैदा हो गया, और ये एक परसेप्शन के साथ साथ एक लोगों की मानसिकता में भी एक चीज बन गई है, और आम जन इसको सड़कों पर महसूस करता है, बात करता है कि अब कोई चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव आयोग है, भारतीय जनता पार्टी की अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, भारतीय जनता पार्टी के पास व्यवस्था है। इन सवालों के बीच में तो सबसे बड़ा खतरा भी ये पैदा हुआ है कि क्या अब भारत के अंदर ये जो पूरी व्यवस्था है क्या एक राजनीतिक पार्टी की ओर जाती हुई नजर आ रही है, क्या इन परिस्थितियों में विपक्ष
आने वाले समय में कैसे सरवाइव करेगा। हालांकि ये प्रश्न विपक्ष का है, लेकिन ये बात ठीक है कि इससे लड़ने के लिए विपक्ष समय समय पर एकत्रित भी हुआ, विपक्ष आपस में बिखरा भी है, और अब राजनीतिक विपक्ष की जो अंदरूनी टकराव है उसके चलते उसको सफर भी करना पड़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी के साथ। लेकिन मैं अभी ताजा जो हालात है, मैं इस पे अब और आगे करते हैं चर्चा। आप इसको करिए, पहले समाप्त करिएगा जो मैं बंगाल जी करिए। तो अब मौजूदा इन परिस्थितियों में जो बंगाल के अंदर जो एक झगड़े का, तनाव का माहौल है, एक तरह से एक टेंशन है, उसका निवारण कैसा हो, ये एक ऐसा प्रश्न बन गया है जो सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता के कारण ही पैदा हुआ है, ये टेंशन। और इसका निवारण अगर समय रहते नहीं हुआ तो इस टाइप की टेंशन आने वाले राज्यों में भी हमें दिखाई पड़ेगी। बेनर्जी, और बेनर्जी आपसे सवाल करने के पहले मैं वो पहुंचे हुए थे आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के जो प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, अखिलेश यादव, उनका एक बयान है, एक बयान सुनिएगा, फिर मैं आपसे करता हूं सवाल। ये सुनिए। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे, ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी, ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दे रहा हूं, किस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, उनको धमकाया, डराया, और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहां देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का। 77%। ये वो डेटा मैं दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है बीजेपी की सरकार में इलेक्शन, वही सारी बातें उन्होंने और भी चीजें उसमें कही। और ये एक सीन और देख लीजिएगा, मैं करता हूँ। ये भी है, ये ममता बनर्जी से जो मुलाकात हुई है। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। आप हारे नहीं है, वही जो हम खुद ममता बनर्जी कही थी उसी चीज को दोहरा। और बाकी आपने सुने ब्रदर, 2-3 चीजें हैं। देखिए, ये जो बाकी तो आपने सभी को सुन लिया, और हम लगातार ये कह रहे थे, हम पहले जितनी बार हमने बातें की, हमने यही कहा कि 4 मई के बाद क्या होगा। और अभी जो राकेश जी ने भी कहा और बहुत स्पष्ट तौर पे शशि जी कह चुके हैं, उसके पहले आपने एक बार बिलाल जी को सुन लिया है, वही है। और आगे जो दिख रहा है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो मणिपुर की ओर बढ़ता दिखता है, कि दूसरा मणिपुर। और इसके साथ साथ तमिलनाडु में जो हो रहा है, क्योंकि आप वहीं बैठे हुए हैं, अभी
शशि जी कह रहे थे, क्योंकि आप लगा हुआ है, तो हम वो लाट साहब को देख रहे हैं, 2-2 बार जा रहे हैं, दोनों बार जाने के बाद वो कह रहे हैं नहीं आप 118 पूरे नंबर लाइए, तब आप सरकार का बनाने का आपको अवसर। और हम इसके पहले क्या क्या देख रहे हैं, तो ये किस तरह, फिर इसके बाद धैर्य का बांध नहीं टूटेगा लोगों का? क्यों नहीं वो सड़क पर आएंगे, क्यों नहीं वो, और आए हैं आज सड़कों पर है, आगे मेरे पास सीन दिखाऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी आप दोनों पे, बंगाल पे भी और इस पे तमिलनाडु। धन्यवाद संजीव जी। जो शशि जी ने कहा वो उसी से मैं जोड़ करके ये बात करता हूं कि भाजपा के लिए ये दोनों ही राज्य, बंगाल और तमिलनाडु, दोनों ही जीतना बहुत ही जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि एक तो बंगाल जो है पूरे इतिहास से भी है कि दिल्ली सल्तनत के लिए हमेशा बंगाल सूबा बंगाल सिरदर्द रहा है, कभी ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाई। और बंगाल में चूंकि जो राजनीतिक चेतना है और जो वहाँ जो जनसंघर्ष का जो स्थिति है, उससे काफी कुछ चीजें तय होती रही है। वहाँ सिर्फ नैरेटिव से नहीं चीजें तय होती रही है, और वहाँ चूंकि नेताओं को स्ट्रीट पावर की जरूरत होती है, स्ट्रीट पे लोगों की जरूरत होती है, और उसको आप अच्छा माने या बुरा माने, पर वहाँ ऐसा होता रहा है कि जब पार्टी शासन में आती है तो सरकार से ज्यादा प्रभावी पार्टी होती है। किसी का कोई झगड़ा होता है तो वो पहले थाने में नहीं जाता है, पहले वो जो पार्टी दफ्तर में जाता है, और सरकारें भी ऐसा करती रही। और इसीलिए वहां पर जो है वो जो तंत्र है, उस तंत्र पे हावी होना बहुत जरूरी है। भाजपा ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? उस एक्सेप्टेंस के लिए ही वो लगातार शुरू से ही जो बयानबाजी हो रही थी, जो फौजों को चुनाव के बाद 60 दिन तक वहां उपस्थित का जो पहले कहा गया था, वो सारी चीजें इसीलिए हुई, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन की भाषा में कहते हैं स्पाइरल ऑफ साइलेंस। वो जो साइलेंसिंग का काम है, वो साइलेंसिंग का काम हो रहा है। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, तो ये बदलाव को स्थायी बनाने और स्वीकृत कराने के लिए हिंसा हो रही है। और इसीलिए जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव के माध्यम से वो उसको अपने चीजों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, और साथ ही डिस्क्रेडिट करने का काम कर रहे हैं। लगातार आप ऐसी चीजें आप देखिए। ये बहुत क्रूशियल दौर है जब विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए। जैसे ही इस हत्या में बगैर अभी जांच हुए, बगैर कोई नतीजा आए, अभिषेक बनर्जी का नाम चल रहा है, वैसे ही सारे विपक्ष को सामने आकर के एक सुर में बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने सरकार बनाने में आप व्यस्त हैं या आपने बयान दे करके छोड़ दिया, इससे बात नहीं बनेगी। दूसरा, मैंने कहा कि तमिलनाडु में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार जो है द्रविड़ राजनीति का किला जो है उसमें दरार पड़ी है। दोनों ही प्रमुख द्रविड़ जो पार्टियां हैं वो कमजोर पड़ी है, और जिस ढंग की बेचैनी और टूट फूट दिख रही है, जिस ढंग की बेचैनी में एआईडीएमके में दरार पड़ रही है, या डीएमके को छोड़ करके बाकी छोटी पार्टियां जो है वो टीवीके के साथ जाने के लिए, पार्टी में ही सब डेरा डाला हुआ है। वहां के जो एडीआईएमके का आपका सुर्खियों में, जहां आप अभी बैठे हैं, जहां हैं आप। हाँ संजीव सर, आपको मैं ये बता दूं कि जो टीवीके पार्टी है उसकी पौंडीचेरी में भी 3 सीटें हैं, और जो पांडिचेरी जो टीवीके पार्टी जो है उसके जो सूत्र संचालकों में जो नंबर 2 जो है वो बुसी आनंद, वो पौंडीचेरी के ही है। और पौंडीचेरी वो उन्होंने एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया है कि वो 2 लेजिस्लेटिव इसके मेंबर बनेंगे। पौंडीचेरी के पहले वो विधानसभा सदस्य थे, और इस बार वो तमिलनाडु से जीत करके तमिलनाडु की विधानसभा से बनेंगे। और एक कनेक्शन कहिए, माने जो राजनीति का होता है, इस बार के चुनाव में जो है, जो लॉटरी किंग के नाम से प्रसिद्ध जो सेंटियागो मार्टिन साहब की 3 परिवार के 3 सदस्य बने हैं। उसमें से उनके जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने बकायदा एक पार्टी बनाई थी एलजे की, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका इरादा था। हालांकि बाद में दबाव में वो एक सीट पर मान करके वहां बैठे।
तो ये जो कनेक्शंस हैं वो बहुत कुछ अंदर वो खाने वो चल रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो पार्टियां हैं वो बहुत बेचैन हैं, लॉन्ग टर्म उनका इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। ये सवाल जो है वीसीके के सामने है कि अगर उनके सामने Catch-22 सिचुएशन क्या है कि विजय जो है जिस ढंग से उन्होंने युवाओं को और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, अगर ये शासन में आते हैं और शासन इनका सफल हो जाता है, चल जाती है सरकार 5 साल, तो उनके चांसेस काफी ब्लीक हो जाएंगे, है ना। और जो उदयनिधि की जो राजनीतिक जो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो आगे हासिल करना काफी कठिन होगा। वीसी के सामने भी ये सवाल है और भाजपा के सामने भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका जो उनकी जो राह खुलेगी तमिलनाडु में, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको अनुसूचित जातियों का वोट मिले। वीसी के लिए सामने भी ये सवाल है कि ये जो विजय के जो वोट है दलित प्लस क्रिश्चियन प्लस यूथ प्लस महिला, तो उसमें जो हमारा जो कोर वोटर है, क्योंकि तिरुमावलावन के भी जो सपोर्टर्स हैं उसमें यूथ और दलित इंपॉर्टेंट है। भले उनको जो चुनावी सफलता बहुत नहीं मिलती हो, पर उनका इन्फ्लुएंस जो है तमिलनाडु में ठीक ठाक है और शासन पे उनका दबाव रहता है। इस चुनाव में नतीजों के पहले ही जो डीएमके के जो घटक दल थे उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था और अपने नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे। कांग्रेस तो पहले से ही वो जो उनका खटपट उनकी चल रही थी, पावर शेयरिंग चाहते थे, वे सीटों को लेकर के टकराव था। और ये जो लोग हैं बीसी के ने एक्सेप्ट किया कि उनके जो कैडर है पूरी ताकत से डीएमके के साथ नहीं खड़े रहे। लेकिन अब जो चल रहा है विनय जी ये वीसीके नहीं, ये टीवीके है। मैं आपको थोड़ा सा नहीं, मैं वीसीके की बात कर रहा हूँ। टीवीके तो विजय की पार्टी है, वीसीके जो है वो तिरुमावलावन की पार्टी जो है। अच्छा, आप उसको रेफर कर, मैं उसको रेफर, ये टीवीके जो है वो विजय की पार्टी है, तमिल वेट्रिक करगम, है ना। अभी जो गवर्नर साहब कर रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जो गति रही है कि वो लीगली इलीगल काम करते हैं। यस ठीक है ना। बात सही। तो ये बात ठीक है कि गवर्नर के इख्तियार में है कि उनको सेटिस्फाई होना है कि कौन जो है स्थायी सरकार देगा, लेकिन ये कौन मान लेगा कि एक आदमी माने देखते हुए जीती मक्खी निगल लेगा। डीएमके जो है वो कोई दावा नहीं पेश कर रहा है, एआईडीएमके और वो दोनों मिलके भी बहुमत के पास नहीं आ रहे हैं। इनकी महज 4-5 कम है। बहुमत का परीक्षण जो है फ्लोर पे होना है। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि भाई आपने 118 की चिट्ठी ले आई, ये बड़ी बेटा बहुत बेटा। मैं एक दृश्य और दिखाना है मुझे, आप अनुमति दी, आप करिए, कंप्लीट कर लीजिए, आप एक करिए। हाँ, तो अभी जो है वो तमिलनाडु, देखिए चुनावी सफलता के साथ साथ जो तमिलनाडु और बंगाल में जो बड़ा दाव है वो ये कि इन दोनों राज्यों में बहुत आर्थिक संभावना है। जी। तमिलनाडु में जो है चेन्नई बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पोर्ट सिटी है, और बंगाल में कलकत्ता पोर्ट सिटी है। जहां एक उपचुनाव हो रहा है फाल्टा में, वहां 3000 करोड़ का SEZ है। यस सर। ठीक है ना। और आप जी करिए जी। तो आप देखते रहे कि जो भाजपा जो चुनाव लड़ती है, वो चुनाव जो है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी की शैली में नहीं लड़ती है। और उसको अगर वो थोड़ा अलग उदाहरण ले तो बिल्कुल वो इजराइल की शैली में चुनाव लड़ती है। ठीक। जी करिए। एक झटके में लीडरशिप को खत्म करना है, सारे उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उनको उड़ा देना है, और पहले से जो है बिहाइंड द एनिमी लाइन अपने लोगों को रखना है। ये सारी जो है वो शैली जो है उनको राजनीति में दिखती है। बिल्कुल। नहीं सर, देखिए फादरलैंड से सीखा है
अभी जो अभी शशि जी ने कहा था ना कि उसमें कारपोरेट का भी उन्होंने लगे, कारपोरेट भी इसमें कहीं शामिल है, जो शुरुआत हुई है वहां जो बंगाल में हुई है, उसमें सब चीजें समाहित, सबकी सब जगह नजर है। मैं एक दृश्य दिखाता हूं, अभी जो कहा कि लीगल काम भी इलीगल काम भी लीगल तरीके से, और ये तो हुआ तमिलनाडु में दृश्य। लेकिन देखिए अब ये बड़ा रोचक सा एक दृश्य, इसको देखिएगा। ये मैं जो ओपनिंग रिमार्क में मैंने पूछा भी था अभिषेक से, इसको देखिए। ये शपथ ग्रहण समारोह, बोर्ड पे नजर दौड़ाई है कि नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी, बाकी सब गायब। यानी कि जो उनका अब तक का डैशबोर्ड था, अब तक का जो उनका फ्रेम था, उस फ्रेम में पूरे समय, और वो कहते थे कि नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे। गले वाले लगाना तो ठीक है, उन्होंने उनके बेटे की पीठ भी थपथपाई, उनको दे दिया। तो सवाल सर यही है, मैं यही ये जो मैं इतना सा दृश्य इसीलिए दिखाया कि वो फ्रेम से बाहर हो गए। बिलाल सर, आपने तमिलनाडु भी सुना, तमिलनाडु में आपने भूमिका देख रहे हैं, और लीगल वो इलीगल काम लीगल तरीके से। यहाँ जो ये है, ये नीतीश कुमार अलग तासीर वाले थे, अब थे मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी कितनी ये जो कहीं है, आप बाहर बाहर अब ये खत्म होने की और बड़ा मामला मान लीजिए कि अगर वो फ्रेम से ही बाहर हो गए, तस्वीर से ही हट गए, तो फिर क्या है भविष्य? जेडीयू खत्म, जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि वो कहा आपने कि धीरे से सबको बाहर करके और अपना जो सेट करना है और उसको खत्म कर देना है, तो वही और बिहार। जी संजीव जी, आप ठीक फरमा रहे। मैंने जो फर्स्ट शॉट पे बात कही थी, किसी और अंदेशा व्यक्त किया था कि सवाल आज ये नहीं है कि ममता बनर्जी हार। मैंने जो बुनियादी सवाल खड़ा किया आपकी डिबेट में, यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राज्य चुनाव लड़कर अपने आप को स्थापित किया है, और उसके साथ साथ जिस तरह से रीजनल फोर्सेस की राजनीतिक हत्या की, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी को भी एक हद तक उसके पर कतरने की कोशिश है। तो आज ये जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा मैंने किया था, मैं यही कह रहा हूं कि क्या इस देश के अंदर विपक्ष की इस लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था में कोई हैसियत रहेगी नहीं रहेगी, या कोई स्थान रहेगा नहीं रहेगा। मैंने इसीलिए ये सवाल खड़ा किया था, इसी परिप्रेक्ष्य में किया था, क्योंकि नीतीश बाबू का जहां तक सवाल है तो एक राज्य तक स्थापित है वो। मैंने नीतीश बाबू के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने महाराष्ट्र में शरद पवार के कॉन्टेक्स्ट में, शिवसेना के कॉन्टेक्स्ट में, आरजेडी के कॉन्टेक्स्ट में, ममता बनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, आपके कॉन्टेक्स्ट में, और अब डीएमके को कॉन्टेक्स्ट में, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल खड़ा किया था, जिसका लेटेस्ट उदाहरण मैंने ये कहा था कि ममता बनर्जी के बाद ये अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जिसको एक मजबूत नेता माना जा रहा था कि शायद इस किले को भाजपा नहीं गिरा पाएगी। उसके बाद अब ये संकट खड़ा हो गया है कि क्या विपक्ष का इस भारतीय लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था में कोई भविष्य बचा है, नहीं बचा है। इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया था, और जिसका खतरा अब बिहार से कहीं ज्यादा मुझे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना आश्चर्य कर दिया जाए। जो विपक्ष का स्टेट था कि उनका जो क्लेम बन रहा था बिहार चुनाव से पहले कि इस बार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ एक जनमानस के अंदर उनके विरोध एक नैरेटिव तैयार हो रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में समाजवादी का क्लेम बन रहा था, हो सकता है उस क्लेम की ना हत्या कर दी जाए। इसीलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि आज बड़ा संकट ये है कि विपक्ष का कोई इस देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में कोई स्थान है या नहीं है। यही सवाल। मेरे सर इस पे अंतिम टिप्पणी आपकी दो चीजों पे। एक तो यही है कि जो स्टालिन का मूव है, ठीक है, शायद उनके लिए बेहतर है, यही करना चाहिए था, यही स्वस्थ राजनीति, और ये शायद आगे लाभ उनको मिले इस चीजों का, क्योंकि एक वो तो बनता ही बनता है ना कि उसके प्रति जो इतना जबरदस्त मैंडेट है विजय को लेकर, तो वो ठीक दिशा है दशा। और दूसरा एक और दिलचस्प है, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा, मेरा समय तो आज ज्यादा हो गया। आपने देखा होगा कि वो आया था, डोनाल्ड ट्रंप का भी फोन आया बंगाल जीतते पर उन्होंने भी किया, चूंकि अंतरराष्ट्रीय प्रेम में बात चली थी, इसको भी एक कर दे तो आपको लगे तो उस पर भी एक छोटा सा कुछ नोट, आप बहुत छोटी टिप्पणी दोनों। देखिए, जो स्टालिन ने बहुत मेच्योरली बिहेव किया है। देखिए, जहां वो जो सीट हारे हैं और जो वहां का, इसको भूल सुधार भी मान सकते हैं, राहुल गांधी ने शुरू में कहा था कि देखिए इनसे कर लीजिए समझौता, ये था, यदि वो सीन होता तो अब तो बहुत क्लियरिटी के साथ में हो जाता। ये जो डीएमके को करना पड़ा वैसा नहीं होता, शायद शुरू में कहा था उन्होंने। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने मेच्योरिटी इसलिए बिहेव किया है कि जहां वो सीट हारे हैं उसका जो इंचार्ज था उसके खिलाफ जो लोकल लीडर है वो तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन स्टालिन
उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे और उन्होंने जाकर के वोटरों का धन्यवाद किया। और ये जो तीसरा बयान है ये दिखाता है कि वो पूरा इंटैक्ट। देखिए आगे आने वाले समय में एआईडीएमके और डीएमके दोनों को चूंकि फिलॉसफी एक ही है, तो वहां पे जो पर्सनालिटी है वो उसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी भाजपा जो ये कर रही है वो इसलिए कर रही है कि उसकी सत्ता नहीं आनी है, लेकिन वो ऐसी स्थिति छोड़ना चाह रही है ताकि जो एआईडीएमके में जो तोड़फोड़ होगी वो उसके लिए एक स्पेस छोड़ेगी भविष्य के लिए, और डीएमके पे ये दबाव डालेगी कि वो केंद्र में उसको नरम हो, तो वो जो बैकडोर में उसके लिए स्पेस बने, इसकी ये चीजें चल रही है, कवायद है उसकी, कवायद चल रही है ना। गवर्नर को भी पता है कि वो ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं सकते, जो इनएविटेबल है वो होगा ही, पर वो जो खेल जो है ना, वो राजनीतिक खेल के लिए जो जगह जो पास वो बना रहे है ना। बाकी तो हम जानते हैं कि अभी जो चुनाव जो हो रहे हैं, जो मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, कि उसमें ऐसा नहीं होता कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं के मतदाता एड्रेस होते हैं। सारे जो बयान जो होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे, जब संसद में भी जो लोग बोलते हैं आजकल, वो सिर्फ चेयर को नहीं एड्रेस करते, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं।